तो इतने पहले सालों के बाद वापस से जो रास्ता राजनीति की तरफ कैसे मुड़ा? क्या पैसे कमा लिए थे? उस कार्यशैली से परेशान होकर, मैं तो इन नेताओं की कार्यशैली से परेशान होकर ये रास्ता अपनाया कि अपन खुद ही बनेंगे। अब तो क्या हम ये मान सकते हैं आपके पारिवारिक इतिहास को देख के या फिर आपकी सोच को देखते हुए कि आप उन नेता में से नहीं हो जो इलेक्शन जीतने के बाद वापस शहर चले जाएंगे और अगले चुनाव के समय पे ही वापस आएंगे? और पूरे देश दुनिया की बात नहीं करेंगे, झुंझुनू की बात कर रहे हैं अपन। कि मैंने झुंझुनू में देश आज़ाद होने के बाद में जिस तरह के नेता देखे हैं, उनका अपना कोई विजन नहीं, उनकी कोई ऐसी सोच नहीं। जब भी आपके बारे में बात होती है तो एक मुद्दा और उठ के आता है कि एक समय पर आप हिस्ट्री शीटर भी रहे। वो क्या चीज़ हम जानना चाहते हैं उसकी। कोई एक किस्सा नहीं है, कोई बहुत से ऐसे किस्से हैं। मेरे साथ वाले का एक मर्डर हो गया था। क्यों? नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। वेलकम टू इंडियाज़ मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट ए कंफ्यूज इडियट। आज हमारे साथ हैं बबलू चौधरी जी। सर जी कैसे हैं? बढ़िया। आज हम बैठे हैं झुंझुनू में। झुंझुनू से विधानसभा प्रत्याशी हैं सर। और जब अभी एमपी के चुनाव हुए, मोदी जी 400 पार नहीं हो पाए, तब झुंझुनू एक ऐसी सीट रही जहाँ पे वापस से उपचुनाव होंगे। तो सर क्या माहौल है झुंझुनू में? जो लोकसभा का चुनाव हुआ अब की बार, जो पिछला चुनाव था वो लगभग 3 लाख वोटों से हम चुनाव जीते थे। और अब की बार कुछ इस तरह का माहौल शेखावाटी में बना कि हम शेखावाटी की तीनों सीटें, चूरू, झुंझुनू और सीकर, तीनों सीटें हार गए, जिसमें झुंझुनू सीट सबसे कम मार्जिन से हारे। तो कहीं न कहीं कोई इस तरह की कमियां रही कि उनकी वजह से थोड़ा लॉस हो गया। लेकिन माहौल कुल मिलाकर यहाँ भाजपा के पक्ष में ही है। आपके लिए हार की क्या परिभाषा है? हार की परिभाषा तो रिजल्ट है, रिजल्ट जिसके फेवर में आ जाता है। पर जो वो मेहनत करी आपने, उसका क्या? जो मेहनत करी उसका अपने आप से खुद से पूछें जब, तो यही है कि जितनी मेहनत की उतना ही परिणाम मिला। कहीं न कहीं कोई कमी रही है, यही है। तो क्या ये आपकी कमी रही या पार्टी की कमी रही? मैं तो ये मानता हूँ हम सब की कमी रही। कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी ऐसे रहे, जैसे कि अग्निवीर। अग्निवीर का भी इस तरह का प्रचार किया गया। अग्निवीर कोई पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाए लोग। विपक्ष ने ऐसा माहौल बना दिया। मोदी जी का मानना ये था कि इस देश का प्रत्येक नौजवान फौज की ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए, और फौज की कोई नौकरियां कम नहीं की। जितने आदमी फौज में भर्ती करने थे उतने करने ही थे। उससे अलग 4 साल की और ये बात चली कि उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा। उनको पैरामिलिट्री में बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी एग्ज़ाम के सीधे भर्ती करने की बात हुई थी। और एक आदमी जब फौज की ट्रेनिंग कर लेता है तो उसके लिए अनेकों ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, उसको बहुत ही अपॉर्चुनिटियाँ मिल जाती हैं। लेकिन उस बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया और कुछ खामियों को सुधारना भी पड़ा। अभी उसके ऊपर भी विचार तो चल रहा है। लोगों को गलत समझ में क्या आया? गलत समझ में ये आया कि फौज की नौकरी करने वाले 4 साल में फिर भटकेंगे, कहाँ चले जाएंगे, नौजवानों का क्या होगा, क्या भविष्य होगा, इस तरह की बातों का प्रचार किया गया। कुछ बेनिफिट ऐसे थे कि अगर उसके दौरान, उस समय के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, कुछ इस तरह का प्रचार भी किया गया। बबलू चौधरी कैसे बने, जो अब तीसरी बार एमएलए का चुनाव लड़ने तक का जो सफ़र है, ये शुरू कहाँ से हुआ? मेरे पिताजी राजनीति में थे और छात्र राजनीति से शेखावाटी में अपना पूरा प्रभाव रखते थे। इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई तो लगभग 19 महीने मेरे पिताजी को इमरजेंसी में सिर्फ कांग्रेस का विरोध करने के
वजह से इंदिरा गांधी जी ने जेल की सलाखों के पीछे रखा। उसके बाद जब वो 1977 में जेल से छूटे तो ग्राम पंचायत केहरपुरा जहाँ हम बैठे हैं इसके सरपंच बने। एक सरपंच फॉर्म होती है जो ज़िले की, उसके अध्यक्ष भी बने। और वो पॉलिटिक्स में थे तो बचपन से कहीं न कहीं हम इस बात को देखते थे। तो मैं लगभग 7-8 साल पहले मुझे ये लगा कि राजनीति में जिन लोगों के लिए अपन काम करते हैं या जिनकी अपन मदद कर रहे हैं, उन लोगों में कहीं न कहीं यूज में लेकर छोड़ने का जो ट्रेंड चलता है और जिस तरीके की बात करते हैं उस बात के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं, तो अपने को खुद को ही इसमें आना पड़ेगा। इसलिए मैं, ये पृष्ठभूमि भी थी राजनीति में, पिताजी भी थे और राजनीति का रास्ता चुन लिया। मैं उन बबलू जी का माइंडसेट जानना चाहता हूँ जो जब 10वीं क्लास में थे उनके पिताजी का देहांत हो गया, क्या सोचा था उन्होंने उस समय? 10वीं क्लास में जब था मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उस समय तो हर पिता यही चाहता है कि पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छी सर्विस लग जाए या कोई बिजनेस करें, तो उससे आगे कोई राजनीति में लाने का सोच नहीं था। और उसके बाद में ज़िंदगी अपने आप ही जिधर लेके जाना होता है उसको उधर अपने आप ही ले जाती है, धीरे धीरे। तो इतने सालों के बाद वापस से जो रास्ता राजनीति की तरफ कैसे मुड़ा? क्या पैसे कमा लिए थे? पैसे से इस बात का कोई वास्ता नहीं है। पैसे वाले इस ज़िले में बहुत हैं और पैसे वालों ने, बिड़ला जी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा, स्वतंत्र पार्टी से बिड़ला जी ने यहाँ चुनाव लड़ा, उनसे बड़ा पैसे वाला तो कोई है नहीं। तो जनता ने उनको ही नकार दिया था। बिड़ला जी हार गए थे और एक साधारण से आदमी ने उनको चुनाव हराया। और अभी भी टिकटें मांगने में भी बहुत से पैसे वाले थे, फिर कोई चुनाव मैदान में भी पैसे वाले आए। तो पैसे वालों से कोई इस बात का वास्ता नहीं, ये तो भावनाओं से और अंदर की जो फीलिंग होती है उससे चुनाव के रास्ते के ऊपर चल दिए और जनता की, उनके बीच में रहने की, उनकी बात सुनने की, जिसमें ताकत के साथ, जिसके पास पूरी अंदर से ये भावना होती है किसी की मदद करने की या जनता का सेवक बनने की, वो भावना थी, तो उसी भावना से चुनाव लड़ लिए। कोई पैसे का इसका इसमें फिर कोई भी रोल। कोई ऐसा मुकाम तो आया होगा कि अब वापस राजनीति में जा सकते हैं? मुकाम यही लगा कि ये राजनीतिक जो लोग हैं जो सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद में, सत्ता में आने के बाद में कुछ इस तरह के लोग मैंने महसूस किया कि राजनीति में जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, जो क्रिएटिव माइंड के होते हैं, उन लोगों को वो आगे नहीं आ पाते। कारण ये है कि जो कुछ मौकाप्रस्त लोग हैं वो जीतने के बाद में इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं, रात दिन वही गाड़ियों में बैठ के घूमते हैं वही, और सही आदमी है वो पीछे खड़ा रह जाता है और उसको धक्का मुक्की करके आगे आने का लालच नहीं रहता है। वो अपने स्थान पर रह के अपना काम करता है और जो सही लोग हैं उनकी पहचान नेता नहीं कर पाते हैं। तो उनकी जो कार्यशैली देखी, उस कार्यशैली से परेशान होकर, मैं तो इन नेताओं की कार्यशैली से परेशान होकर ये रास्ता अपनाया कि अपन खुद ही बनेंगे, अब दूसरों के आप वो नहीं तो करेंगे। कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरे हो, ऐसा कह रहे हो? भाई कीचड़ सब समान नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी राजनीति में हैं और कई लोग सिर्फ उनके दिमाग में उनके शोहरत, पैसा और ताकत यही चढ़ी रहती है। तो कुछ इस तरह के लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी भावना के साथ काम करते हैं। तो मैं तो उन नेताओं को मान के उनको ये उनकी वर्किंग स्टाइल देखी, उनके काम करने का तरीका देखा, उसको देखकर भी राजनीति से प्रेरित हो गया। तो क्या हम ये मान सकते हैं आपके पारिवारिक इतिहास को देख के या फिर आपकी सोच को देखते हुए कि आप उन नेता में से नहीं हो जो
इलेक्शन जीतने के बाद वापस शहर चले जाएंगे और अगले चुनाव के समय पे ही वापस आएंगे? मतलब और पूरे देश दुनिया की बात नहीं करेंगे, झुंझुनू की बात कर रहे हैं अपन। कि मैंने झुंझुनू में देश आज़ाद होने के बाद में जिस तरह के नेता देखे हैं, उनका अपना कोई विज़न नहीं, उनकी कोई ऐसी सोच नहीं, कोई ऐसी सौगात इस ज़िले को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ये सैनिकों का शहादत का इसमें इस ज़िले का सबसे अग्रणीय नाम है। फिर भी कुछ इस तरह के यहाँ के नेता भी हुए हैं जो प्रधानमंत्रियों के साथ बैठते थे, जो बहुत अच्छे पदों के ऊपर रहे, लेकिन वो इस ज़िले को कुछ भी नहीं दे पाए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई आदमी जिसकी सोच ये हो, जिसका खुद का कोई विज़न हो, कुछ सपने हो, कुछ ये हो कि मैं इस ज़िले के लिए कुछ कर सकूं, तो इस तरह के आदमियों को आगे आना भी ऐसे आदमियों को चाहिए। और बढ़ने के बाद मेरा यही सोच रहेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ लाई जाएं, इस राजनीति का ट्रेंड बदला जाए। जिस तरह से यहाँ जो राजनीति होती है एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी की या कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंगों की या कोई ताकत दिखाने की, उसको उससे अलग हटके कुछ ज़िले के लिए किया जाए, बनने के बाद यही मेरा सोच है। जब भी आपके बारे में बात होती है तो एक मुद्दा और उठ के आता है कि एक समय पर आप हिस्ट्री शीटर भी रहे। वो क्या चीज़ हम जानना चाहते हैं उसका। हिस्ट्री सीट खुलना और स्टूडेंट लाइफ में ही जिनके अंदर कोई जज्बा होता है, जिनकी आत्मा जिंदा होती है, समाज में कहीं भी कोई ऐसा गलत काम होता है तो वो ही बोल सकता है। बाकी आजकल इस ज़माने में मृत आत्माएं ज़्यादा हैं जो कोई बात का विरोध भी नहीं कर सकते हैं, कहीं गलत बात को गलत नहीं कह सकते हैं। सब हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हो गए आजकल। लोगों का ट्रेंड ये हो गया, उनका रहन सहन, उनका देखना करना लोगों का वो इस तरह का हो गया कि लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। तो और ऐसा क्या किस्सा हुआ था जो आपने विरोध किया? कोई एक किस्सा नहीं है, कोई बहुत से ऐसे किस्से हैं। मेरे साथ वाले का एक मर्डर हो गया था। क्यों? कोई आपस में उस लड़ाई झगड़े की? स्टूडेंट लाइफ में कोई वैसे ही वर्चस्व की लड़ाई को लेके, बाकी कोई ऐसा कोई मामला नहीं था। और उसको लेकर हमारे मन में ये आ गई कि अपने को बदला लेना है, ये करना है, वो तो आपने कोर्ट का रास्ता सुना या हिंसा का? देखो, रास्ते दोनों ही चुनने पड़ते हैं। रास्ता हिंसा का भी चुना और रास्ता न्यायपालिका का भी चुना, दोनों ही चुने। लेकिन किसी कारणवश कुछ इस तरह के मैनिपुलेशन से वो लोग बरी हो गए। और बरी होने के बाद में हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि जब इनका कुछ नहीं बिगड़ा, सरेआम जिन लोगों ने मर्डर कर दिया, तो फिर अपने भी इस बदला लेना पड़ेगा। और उसी ट्रेंड के ऊपर यारी दोस्ती में चालू हो गए। तो क्या बदला लिया? वो बदला तो यही है कि हमने भी ये प्रयास किया कि अपन इनको सज़ा दिलवाएंगे या इनको भी इस बात का एहसास कराएंगे कि आपने जो गलत काम हाथ किया। पाँव नहीं तोड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, छुआ भी नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। कॉलेज राजनीति, जवान खून, दोस्त देखो, की मौत हो जाना, मर्डर कर देना, थोड़ा तो मारा होगा। नहीं, खैर ऐसे तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि पीछा भी किया हमने। और रैकी करवाई? खुद ही पीछा भी किया। हाँ। और है, पर ऐसा कोई ये नहीं हुआ साधारण मारपीटें जो कॉलेज की लड़ाइयाँ होती हैं, जो कॉलेज की लड़ाइयाँ होती है वैसी लड़ाइयाँ। बस उन्हीं केसों की वजह से हाँ, बार बार उनकी आपका। वजह से ही फिर वो कोई भी आके एक कहता कि हमारे साथ चलो, ये दिक्कत हो गई कहीं भी, तो उस समय भावुक भी ज़्यादा थे और संगठन भी था, बैठना उठना संगत भी थी, सारे
काम थे, सारे मेल मिल गए तो उससे। तो आप उन आदमियों से थे क्या जो अगर बुलाएं तो 500 आदमी इकट्ठे हो जाएं? तो ये ताकत तो हमेशा ही रही, ये तो कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, ताकत तो आदमी के अंदर होती है। तो ये कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही रहा कि कभी भी अपने को कहीं भी जितने आदमियों की ज़रूरत रहेगी, जितने जिस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी वही पैदा कर देंगे, चाहे कहीं भी। तो क्या आज भी अगर ऑपोजिशन कुछ बोले तो आप वो 500 आदमी ला सकते हो, या फिर आज के दौर में अब सोच बदल गई है? लड़ाइयाँ नहीं रही, अब तो लड़ाइयाँ अपने सिद्धांतों की हो गई, लड़ाइयाँ पार्टियों की हो गई, विजन की हो गई। विजन की लड़ाई हो गई। अब वो लड़ाई बची नहीं जिसमें 500 आदमी 1000 आदमी लेके आने पड़े, कोई आमना सामना हो, कोई और है वो। पर किसी दिन ज़रूरत पड़ी तो? ज़रूरत पड़ेगी तो सारी व्यवस्था है, ज़रूरत पड़ेगी तो। सर विज़न की हम बात कर रहे हैं, तो क्या विज़न है झुंझुनू को लेके? झुंझुनू को लेके हमारे ये झुंझुनू और विशेष करके शेखावाटी के लोग, यहाँ के सेठ साहूकारों ने कुछ इस तरह के भामाशा पैदा किए कि देश में कहीं भी शिक्षा का और हॉस्पिटलिटी का, अस्पताल खोलने का, इनका जो सबसे, अगर उस ज़माने को आप उठा के देखें जब लोगों के पास पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा भी नहीं हुआ करता था, सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी, जब इस शेखावाटी में उन सेठों ने सिर्फ मानव सेवा के लिए, कोई पर्पज़ उनका पैसा कमाना नहीं था, उन्होंने ऐसे ऐसे स्कूल खोल दिए। आज आप बगड़ में जाके देखेंगे तो इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई, खेल के मैदान बनाए, आप रामल के मैदान में चले जाइए, इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए। पोदार हमारे नवलगढ़ के हैं, उन्होंने उस ज़माने में ऐसी चीज़ें बना दी जो आज भी नहीं बन पा रही हैं। मोतीलाल जी एक सेठ हुए जिन्होंने झुंझुनू में सबसे पहले कॉलेज खोला। अस्पतालों में भी आप देखेंगे धर्मशालाएं, कहीं कोई होटलों की व्यवस्था नहीं थी। हमारे इस पर्पज से धर्मशालाएं खोल दी झुंझुनू के कई सेठों ने कि यहाँ कोई रानी सती दादी के दर्शन करने आएगा, यहाँ कोई अपने धर्म स्थल के ऊपर अपने कुल देवता के, अपने यहाँ के मंदिरों में जाने के लिए, या कोई आदमी आस्था को लेके आएगा तो उसको रुकने का प्रबंध यहाँ किया जाएगा, उसको खाना पीना, उसकी कोई व्यवस्थाओं का ध्यान रखना, उसको परोपकार के हिसाब से ये करते थे। कई धरोहर भी ऐसी रही, कुछ इस तरह की हेरिटेज की प्रॉपर्टियाँ वो लोग छोड़ के गए। कुछ बावड़ियाँ ऐसी बनी जिनको आप देखेंगे तो शायद आज के ज़माने में बनाना वो संभव ही नहीं है। तो उनका जीर्णोद्धार हो जाए, पर्यटक को रिनोवेशन हो जाए, पर्यटक को बढ़ावा दिया जाए, टूरिज्म बढ़ाया जाए। टूरिज्म को बढ़ावा देना एक पर्पज़ है। दूसरा, हमारे यहाँ फॉरेस्ट की ऐसी ऐसी ज़मीनें हैं, अपन जहाँ बैठे हैं उसके सामने एक काटली नदी है। ये काटली नदी हमेशा बरसात के मौसम में ये नदी चलती थी और इन आसपास के गांवों की, सैकड़ों गांवों की जीवन रेखा थी वो नदी। उस नदी को धीरे धीरे इनमें इस तरह से बबूल के पेड़ लगा दिए गए जिनसे जानवरों के पैर भी खराब हो जाते हैं, कटीले वो लगा दिए गए। इसके ऊपर कैचमेंट एरिया जो था उस पे कहीं कोई बंदा बना दिया गया नाजायज, कोई कुछ करके इस नदी को रोक दिया गया। क्यों? किसी का तो कोई फायदा हुआ होगा। फायदा तो देखिए, लोगों को इस बात का पता भी नहीं है, नेचर से इतने जुड़े हुए भी नहीं है, आज के समाज में कोई कहने वाला भी नहीं है कि आप प्रकृति से जुड़ के रहें, या ये इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान। आजकल लोग मशीन बन गए, पैदा होते ही सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपको पैसा कमाना है। इस तरह की जगह बनाने का हमारा सपना है कि झुंझुनू के लोग बाग, कहीं ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ अपने बच्चों को लेके किसी छुट्टी के दिन या किसी त्यौहार के दिन वो बाहर निकलें और कोई
उनको यहाँ के बारे में जानकारी दें। तो ऐसी जगह कुछ डेवलप करने का हमारा विज़न है। यहाँ खेल यूनिवर्सिटी पिछले बीजेपी के राज में खेल यूनिवर्सिटी 500 बीघा ज़मीन अलॉट की गई, लेकिन उसमें कोई काम नहीं चला। एक शौर्य उद्यान बना जो बहुत पहले यहाँ बन जाना चाहिए था। जितने भी सैनिक हुए, जिनको कोई मेडल मिले, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, इस तरह के लोगों के लिए उनकी याद में एक ऐसी जगह सरकार ने ज़मीन अलॉट कर दी थी। उनके स्टैचू जगह जगह से ला के लगाई गई। वो भी एक ऐसी जगह जो यहाँ ज़्यादातर परिवार सैनिकों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो उनके अंदर देशभक्ति की वो भावना जगाने के लिए या उनके पूर्वजों की याद ताज़ा करने के लिए मेरी समझ में उससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। उसको भी हम एक अलग अलग तरह की राय लेकर रिटायर्ड अधिकारियों से कोई भी इस तरह के जो हमारे सैनिक अफसर हैं उनसे अलग अलग कि आप क्या आइडिया दे सकते हो, इसमें क्या बन सकता है, अपने को क्या करना चाहिए, वो भी हम एकत्रित कर रहे हैं। तो उसका भी हमारा एक ये विज़न है कि उसको हम इस देश में एक अलग चीज़ बना के ये उदाहरण पेश करें कि झुंझुनू ज़िला जिसके लिए जाना जाता है उसकी एक सौगात इस ज़िले को मिले। मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वाले समझे कि ये जो विज़न अभी बताया सर ने, ये कोई 6 पॉइंट का 7 पॉइंट का एक सिंपल विज़न नहीं है। अगर हम देखें, इसके बारे में सोचें, तो जब पर्यटक यहाँ पे आएंगे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो ये चीज़ें 150 और चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। सब चीज़ अगर आज बहुत से देश ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज़्म के आधार पे चल रहे हैं, और अगर टूरिज़्म जैसी चीज़ें या फिर बाकी जो पॉइंट सर ने बताया अगर यहाँ पे लाए जाते हैं तो ये एक छोटा सा विज़न नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विज़न है। अंग्रेज़ फिर भी अपने ट्रेंड पे आ गए। अंग्रेज़ ये कहने लगे कि पढ़ाई से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले आदमी को लो, आपकी पढ़ाई काम नहीं आ रही है, एक्सपीरियंस बताओ क्या है आपके पास। तो उन अनपढ़ आदमियों के कंसेप्ट क्लियर थे, वो अच्छे तरीके से त्यौहार मनाते थे, अच्छे तरीके से ब्याह शादियाँ करते थे, उनका रहन सहन और खान पीन सब कुछ अच्छा था। कहीं न कहीं अब जो अपन कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए कि मैं आज मेरे घर का पानी, मेरे घर का कचरा, मेरा ये कहीं भी फेंक के आ जाऊँ, वो आगे क्या होगा, देश दुनिया में क्या उसका असर पड़ेगा, इस बात से मतलब नहीं है। पहले लोग इतने विज्ञान के साथ जुड़े हुए थे कि अपने घर के पानी इस दरवाजे से बाहर नहीं जाता था। एक कुल्डी हुआ करती थी जिसमें गाय का गोबर, भैंस का गोबर भी डाल दिया, उसमें कोई भी घर का कचरा था तो उसी में वो खाद बन जाता था। उसके अलावा ये नहीं था कि कोई प्लास्टिक जैसे कचरे होते नहीं थे, कोई भी कचरा ऐसा नहीं था कि वो उसको समाप्त कर वहीं उसको डिकम्पोज हो जाता था सब। ये नहीं था कि कोई म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी आएगी और उसमें वो म्यूनिसिपलिटी की कहाँ डाल के आएगी, फिर उसके डालने के बाद में क्या परिणाम होंगे, इन बातों का कोई प्लान नहीं है अपने यहाँ। तो जब तक अपन वापस उस ट्रेंड में नहीं आएंगे कि पुराने वाले उस ट्रेंड में नहीं जिएंगे तो फिर देश अलग दिशा में चला जाएगा। मोदी जी का भी ये कहना है कोई मोटा अनाज खाओ, ये खाओ, अपने तो यहाँ की। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, आज भी योग दिवस था, आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी सारे आए हुए थे कि कैसे भी करके आयुर्वेद को वापस जिंदा करो। इस पद्धति से आज कोई भी मेरा यार दोस्त, कोई मित्र कोई जाता है तो हमेशा ये कहते हैं कि आप वैद्य से दवाइयाँ लो, कोई भी अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में मत पड़ जाना। जो 100 साल आदमी जीता है उनके मैं बैठकों में जाता हूँ, हमेशा उनकी दिनचर्या के बारे में पूछता हूँ कि इसका खान पान कैसा था, ये किस तरह से। तो है एक बात ये पक्की मिलती है कि छाछ, दूध, दही, बाजरे की रोटी खाने वाले आदमी 100 साल जिन्हें कभी जीवन में इंजेक्शन नहीं लगवाया, कभी सर दर्द की भी टेबलेट नहीं ली, वही लोग लंबा जीवन जी रहे हैं। तो अब धीरे धीरे मैं तो इस चक्कर में हूँ कि गांव में भी ये कहें कि ये गाड़ी गुड़ियाँ बंद करो, साइकिलों पे आ जाओ,
गांव वालों को भी ये कहें कि आराम से उस तरीके से वापस अपने तो उस ये पे बात कितनी मज़ेदार हो जाएगी ना अगर सरकार बैन लगा दे कि जितने भी नेता हैं ये 10-10 12-12 गाड़ियां लेके कैंपेनिंग ना करें, साइकिलों पे आए। तो ये ट्रेंड आ जाएगा। मोदी आप जी शुरू करो ना। अब मोदी जी कर रहे हैं कि सारे चुनाव एक साथ हो जाए, हाँ ये खर्चा बचे और ये उसी दिन हो जाए सारा निर्णय एक दिन ही। तो ये घूमने का बार बार ये चुनाव ये आ गया ये भी खत्म हो जाए। पर इससे आपकी कैंपेनिंग स्ट्रांग हो सकती है। अगर आप कुछ अलग करेंगे तो पूरा नेशनल मीडिया आपको कवर करेगा। ये तो बबलू चौधरी देश का इकलौता ऐसा नेता जो साइकिल पे कैंपेनिंग करता है। नहीं, वो तो पैदल ही कर लेगा, साइकिल की भी जरूरत नहीं है अपने को तो पैदल ऊँट गाड़े पे कर देंगे, पैदल कर देंगे, कैसे भी कर देंगे। तो क्या campaigning चीज़ें तो रोकती क्या है? भाई रोकती तो अब ये है कि लोगों को बुलाने में मज़ा नहीं आता जब तक फॉर्च्यूनर ना हो। लोग बाग अब नेता को नेता नहीं मानते हैं जब तक ये नहीं हो कि गाड़ियाँ भेजो लेने के लिए। गाड़ी का भी वीआईपी नंबर, वीआईपी नंबर की तो वैसी विशेष कोई वो नहीं है, पर गाड़ी तो ऊंची हो। गाड़ी तो इस तरह से हमें बैठने उठने और ब्याह शादियों में ऐसी जगह जाना पड़ता है कि 50% तो 4x4 गाड़ी नहीं हो तो निकल ही नहीं सकते हम। जब शादियों का सीजन आता है तो एक दिन की कितनी शादियों में जाते हो? कई तो जैसे अपने यहाँ पे ज़्यादा पंचांग के हिसाब से चलते हैं, तो कोई इस तरह के सावे होते हैं उनमें तो 40 शादियाँ हो जाती है एक दिन की। एक दिन की। डर लगता है किसी चीज़ से? डर तो निकला हुआ है सारा सारा। डर तो कभी एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा कुछ महसूस किया है? नहीं, मानते हो ऐसा कुछ होता है? नज़दीक ही नहीं है कहीं कोई। मानते भी नहीं हो? नहीं कहीं कोई। आज के समय पे जब लोग नेता खास करके यूथ को अपने तरफ करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है और आप लोग घर की बजाय फ्लैट में रहो, आपका जो शहर है झुंझुनू सिक्कर ये शिक्षा के इतने बड़े हो गए हैं कि जेई की और कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो इन शहरों में ना हो, और आप कह रहे हो कि एक साधारण जीवन जीना चाहिए, तो ऐसा नहीं लगता कि लोग अपोज करेंगे? आप वोट मांगने जा रहे हो और वो जो आप बातें बता रहे हो वो वाली है ही नहीं जो वो सुनना चाहते हैं। पश्चिमी की उसके ऊपर चल पड़े, बाकी जीवन तो वही है। आपके लिए टॉप क्या है, राजस्थान का सीएम या फिर इंडिया का पीएम? सीएम पीएम तो किसने देखा है, ये तो जो फिर भी सोच जैसे विजन है आपका, वैसे किसी दिन ऐसे रात को सपना आया हो? नहीं, सपने अपने देखते ही नहीं, अपने तो हकीकत में जी रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि जहाँ अपन चाहते हैं वहाँ नहीं जाते, वो पैर अपने आप ही ले जाते हैं जहाँ ले जाना होता है जीवन को। वो सब फिक्स है, अपन बैठे हैं ये बात कर रहे हैं ये भी फिक्स है, ये भी होनी थी। आप उस पावर में मानते हो? कोई भी अनहोनी है ही नहीं। सारे धर्म ग्रंथों का सार है ये कि जो कुछ भी फिक्स है वही होगा, चाहे आप कुछ भी कर ले, उससे अलग हो ही नहीं सकता। ये सारे ग्रंथों का सार है। 4 लाइन में सारांश में तो कोई ज़्यादा पढ़ता लिखता कम हूँ, लेकिन कोई आपके जैसे आदमियों से पढ़ाई लिखाई किताबों का सारांश पूछता हूँ कि इस पूरी किताब का सारांश बताना 2 लाइन में, तो ये सारांश है कि कण कण में भगवान है और अनहोनी कोई कुछ है नहीं इस दुनिया में। सर इस नोट पे मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करते हैं कि अभी जो उपचुनाव होंगे उनमें आप जीतें और हमें फिर से समय दें आपसे बातचीत करने का, और उस बार थोड़ा हम और खुल के बात कर पाएँ आपसे और ज़्यादा समय के लिए बात कर पाएँ। आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? नहीं, बढ़िया, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो से जो देखने वाले उनका कुछ फ़ायदा होगा, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप इधर देख के बोल सकते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।